हेलो नमस्कार दोस्तों। कल तक हमने संविधान की कुछ विशेषताएं देख ली थी जिसमें था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। एंड 7 हमने देखा था इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जिसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद जो निचले स्तर की कोर्ट्स हैं वो होंगे। और दूसरी बात कि इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि ये जो न्यायपालिका है वो ना सिर्फ केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून जो कि पार्लियामेंट होती है और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून जो कि स्टेट होती है, मतलब बेसिकली राज्य की विधानसभा या पूरी विधायिका, उनके द्वारा बनाए गए कानून पर इनके जजमेंट, पूरी की पूरी जुडिशरी की जजमेंट समग्र रूप से लागू होगी। ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ सेंटर के बनाए कानूनों या फिर उनके क्रियान्वयन पर ही प्रतिबंध या फिर रिव्यू करेगी और स्टेट में हाई कोर्ट रहेगा, नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड है। हाई कोर्ट भी केंद्र के बनाए किसी कानून पर प्रतिबंध लगा सकता है बशर्ते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, है ना। तो इसका यही मतलब है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और इंडिपेंडेंट का तो हमने बताया कि मतलब हमारी जुडिशरी जितनी इंडिपेंडेंट हो सके, जितनी निष्पक्ष हो सके, जैसे कि अपॉइंटमेंट से लेकर के उसकी टेन्योर सिक्योरिटी से लेकर के, मतलब कार्यकाल जो होता है उनका, प्लस अपने स्टाफ नियुक्त करने की सुरक्षा, प्लस उनके पेमेंट ना घटाना, है ना। तमाम तरह की बातें हैं जिसमें कि सरकार का कोई हक या अधिकार नहीं चलता। यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी अधिकार नहीं दिया गया है कि जजों के जो सैलरीज होते हैं उसे एक वोट दे करके उसे घटा दें। ऐसे पेमेंट्स को नॉन वोटेबल रखा गया, एनुअल जो हर वर्ष वोट होता है उससे बाहर रखा गया। तो इतना सब कुछ प्रावधान किया गया है ताकि इसकी यानी कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी और इंटीग्रिटी दोनों बरकरार, इंटीग्रेटेड जो है सो ओके। तो ये एक फीचर हमने देखा। ना हम देखते हैं संविधान का जो अगला फीचर है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में तमाम विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि हमारे संविधान में दिया हुआ है मूल अधिकार, जो सभी नागरिकों को दिया गया और इवन नागरिकों को और दूसरे व्यक्तियों को भी दिया गया। लेकिन मेन जो फंडामेंटल एजेंडा है वो ये कि ये विशेषता है हमारे संविधान का, ठीक, जिसमें कि 6 मूल अधिकार दिए गए। बेसिकली दिए हुए थे 7 मगर आज की डेट में 6 है, यानी कि एक डिलीट कर दिया गया। तो उसमें से है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम, है ना। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और फिर लास्ट में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। और ये जो लास्ट वाला है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है बाकी सभी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वो चीज़ है जिससे कि मतलब ये बेसिकली उपचार का अधिकार देता है कि किसी भी तरह की चीज़ हुई तो आप जुडिशरी के पास यानी कि न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। कोई भी कानून तभी न्याय योग्य होगा जब उसे इन्फोर्स करने वाली कोई एजेंसी होगी, जैसे कि हमारे यहाँ जुडिशरी है, राइट। तो ये एक फंडामेंटल फीचर्स में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद है कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब फंडामेंटल राइट तो जस्टिसेबल है, मतलब कि ये आप जाएंगे न्यायपालिका के पास और कोई भी ऐसा अनुचित व्यवहार कार्य या फिर कुछ भी हुआ होगा तो इसका क्षतिपूर्ति भरपाई हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कई अधिकारों या चीज़ों की श्रृंखलाएँ हैं, मगर यहाँ पे आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। तो बेसिकली डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी को लाया इसलिए गया ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बनाया जा सके और बरकरार रखा जा सके। और इसके पीछे जो शक्ति काम करती है वो स्टेट की नैतिक जिम्मेदारी है, प्लस जो जनता है उसके वोट्स मायने रखते हैं। मतलब जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो राज्य की या देश की सभी पार्टियां मैनिफेस्टो बनाती है कि जनता को क्या पसंद है, और डीपीएसपी से अच्छा कोई पसंदीदा चीज़ हो नहीं सकता। तो जनता अगर डिमांड करेगी कि डीपीएसपी में जो दिए हुए पॉइंट्स हैं उन्हें लागू किया जाए तो वो ज़रूर लागू होगा, और जनता ही नहीं चाहती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो बेसिकली इसमें जो सैंक्शन है वो जनता के द्वारा लगाया जा सकता है, अदरवाइज सरकार की अपनी मॉरल जिम्मेदारी, अगर करे तो करे, ना करे तो ना करे। तो कुल मिला के हम देखें तो फंडामेंटल राइट जो है एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने का काम करती है ना। तमाम तरह के अधिकार दे करके, जैसे कि बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, है ना, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार, इन सभी से ये सिद्ध हो जाता है कि हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में यानी कि एक व्यक्ति जो है ना, निचले स्तर से
प्रधानमंत्री की सत्ता तक जा सकता है। ऐसा पहले के समाज की तरह नहीं है, जो डिक्टेटरशिप या राजा महाराजा वाला समाज था वैसा नहीं है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को आज की डेट में प्लस डीपीएसपी जो है आपका इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने का काम करता है। उसके बाद जो फीचर है हमारा वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। संविधान में जैसे हमने अधिकार जोड़ा वैसे कर्तव्य भी जोड़ना जरूरी है। जैसे हमने राज्य के लिए कर्तव्य जोड़ा उसी तरह से जनता के लिए भी कुछ कर्तव्य जोड़ना जरूरी है। और ये बात महसूस किया था उस समय की सरकार ने, जो इंदिरा गांधी थी, है ना। उन्होंने कहा कि जनता को ये याद दिलाना जरूरी है कि उनका कर्तव्य क्या है। और उन्होंने तब इसे ये 1975 से 77 के बीच में जो इमरजेंसी का टाइम था उस समय ही आया था ये। और 1976 42वां संशोधन के द्वारा लाया गया। इसमें कुल 11 जो ड्यूटीज़ हैं यानी कर्तव्य है जनता के लिए वो बताए गए, जैसे कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करना, इत्यादि इत्यादि ढेर सारे कर्तव्य हैं। उसके बाद जो हमारा फीचर है यानी विशेषता है संविधान का वो है सेक्युलर स्टेट। कि हमारे संविधान ने कहा कि हम किसी भी धर्म को एक ऑफिशियल धर्म नहीं बनाएंगे अपने देश के लिए। संविधान ने कहा कि हम एक सेक्युलर स्टेट होंगे, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस भी दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि सबसे पहला तो हम इसे अभी रखेंगे 42वें संशोधन द्वारा जो सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया या जोड़ा गया वो, हालांकि इससे पहले भी सेक्युलर था ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सेक्युलर जोड़ करके इसे और भी क्लियर कर दिया गया कि हमारा संविधान सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। दूसरा जो है वो क्या है कि हमने कहा कि प्रेम्बल में कि सभी नागरिकों के लिए ये आज़ादी होगी कि वो अपना किसी भी प्रकार का मत, विश्वास, है ना, या फिर पूजा अर्चना किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, अपने देवी देवता मान सकते हैं अपने अलग ढंग से। कोई भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर हावी नहीं होगा, इसका ये मतलब है। फिर है कि स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल। ओके, आर्टिकल 14 एक्चुअली। सो आर्टिकल 14 हमने इक्वालिटी की बात की, तो इक्वालिटी में ये भी कहा कि धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, है ना। सेक्युलर होने का मतलब कि मुस्लिम समुदाय या जिससे भी जिस समुदाय से भी किसी को भी घृणा हो उसके प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज कि ये समुदाय मेजोरिटी में है इस देश में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगेन हमने कहा कि जनता अगर खुद अपने नेता ऐसे चुन ले कि ऐसे ही भेदभाव और घृणापूर्ण राजनीति और सत्ता की बागडोर चलती रहे तो होगा ऐसा। और इसके लिए जिम्मेदार संविधान नहीं है, जनता है, लोग हैं और नेता है। हाँ बिल्कुल, नेता और जनता दोनों ही है। अब चाहे नेता ज़्यादा हो या जनता ज़्यादा हो, लेकिन है तो जिम्मेदार नेता और जनता ही। नाउ सेक्युलर स्टेट में हमने आर्टिकल 15 भी कहा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जाति, धर्म, लिंग इत्यादि इत्यादि आधारों पर, है ना। धर्म के आधार पर नहीं होगा, सिर्फ यही बताना है मुझे कि इससे पता चलेगा सेक्युलर है ना। एंड देन 16 आर्टिकल 16 जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों में आपको नियोजन का अधिकार देता है। और इसमें धर्म देख करके नियोजन नहीं होगा कि ये हिंदू धर्म का है इसको दे दो नौकरी, ये मुस्लिम का है इसे हटा दो। तो यहाँ पे ऑफिशियली स्टेट किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेगा, ठीक है। ये है धर्मनिरपेक्षता। और फिर है आर्टिकल 25 जो कि हर किसी को अपना अंतःकरण और जो आंतरिक धर्म है वो मानने और उसे प्रोफेस करने की आज़ादी देता है। और फिर 27 है, फिर 28 है ना, कि राज्य के द्वारा जो है किसी भी राज्य द्वारा जो पोषित कोई भी संस्थान है वहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इससे क्या सिद्ध होता है कि राज्य धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, है ना। हाँ, हालांकि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं पूरी तरह से फंडेड प्राइवेट वहाँ पे हो सकता है और इसमें भेदभाव नहीं हुआ, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत टूटा नहीं, बल्कि हमने आज़ादी दी कि व्यक्तिगत या फिर जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो ऐसा कर सकता है, उसकी आज़ादी है ये। क्योंकि हमने प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी को भी एक इंडिविजुअल या नागरिक के रूप में देखा है, यह माना है। और लास्ट जो हमारा विशेषता है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हमारे देश में जो मताधिकार है वो सबके पास है, सबके पास है। और इसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो वोट देने की आयु है उसे घटा करके 21 से 18 कर दिया गया। इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट इसलिए था क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैच्योरिटी हमने घटा दी कि किसको कितनी समझ है नहीं है।
और वो कितना अच्छा सरकार चुन सकते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर था, लेकिन फिर भी ये सफल रहा हमारे देश में और काफ़ी हद तक सफल रहा। इसकी खामियाजे भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष संविधान की तमाम विशेषताओं में ये भी एक विशेषता है। लास्ट तो नहीं था बट ठीक है, कुछ और हैं जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप और इंडिपेंडेंट बॉडीज़। अब देखिए सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि हमने कहा कि सेंटर के नागरिक जो हैं, देश के नागरिक, हम सभी देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक, हम कोई भी झारखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में देश का नागरिक होने के साथ साथ एक व्यक्ति उस पर्टिकुलर राज्य का भी नागरिक है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम सिंगल सिटीजनशिप रखेंगे और इससे होगा क्या कि भ्रातृत्व भाव, सेंस ऑफ ब्रदरहुड डेवलप होगा और ये एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन फिर भी आए दिन देखने को मिलता है, तुझे तमिल नहीं आती भाग यहाँ से, तुझे मराठी नहीं आती भाग यहाँ से, है ना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी सिंगल सिटीजनशिप एक हमारी विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और इंडिपेंडेंट बॉडीज़, जैसा कि हमने कहा ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन तो बनाए गए हमारे संविधान द्वारा। उसके अलावे जो है वो कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी, जैसे कि हमने कहा ना कि एक पूरे लोकतंत्र को चलाने के लिए तमाम तरह के निकायों या संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो उन संस्थाओं का जो निर्माण है वो संविधान द्वारा ही कर दिया गया। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि चुनाव कराती है, सबसे बड़ा आधार है लोकतंत्र के लिए, है ना। उसके बाद CAG, कंप्ट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल, इत्यादि इत्यादि जो भी है, तो ये लेखा परीक्षण करते हैं कि भाई कितना खर्चा हुआ, राजस्व वगैरह का निगरानी रखते हैं। जिसे कहते हैं कि जनता का वॉलेट की निरीक्षक करता जो भी है, कि जनता का ही पैसा सरकार इस्तेमाल करती है ना, तो उस पर निगरानी रखने का काम CAG करती है। एंड देन हमने कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि IAS, IPS, जो बड़े बड़े लेवल के पोस्ट और अधिकारीगण बनाए जाते हैं, उसके लिए एक संस्था है UPSC। केंद्र स्तर की कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए। देश चलेगा कैसे भाई, कर्मचारी तो चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, सर्वेंट्स चाहिए। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हालांकि ये अव्वल दर्जे के नौकर हैं। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राज्यों के लिए भी अव्वल दर्जे के नौकरों की भर्ती करने के लिए है, जो राज्यों के कार्यभार को संभालते हैं। लेकिन यही नौकर बड़े ही ठाट बाट से रहते हैं और जनता को बहुत परेशान करते हैं, सच तो यही है। और मतलब ढंग से तो और ईमानदारी से तो पेश आना तो इन्हें आता ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ 99% मैं कह सकता हूँ कि ऐसे ही होंगे, क्योंकि जितने भी लोगों से मिलना हुआ उनमें से अधिकतर लोग ऐसे ही मिलते हैं और ये दुर्भाग्य है, लेकिन सच है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे संविधान के कुछ विशेषताएं थे। और एक आखिरी विशेषता बता देता हूँ, 3 टियर गवर्नमेंट। जैसा कि हर एक देश में 2 स्तरीय सरकार है, मतलब सेंटर की और स्टेट की। लेकिन हमने क्या किया ना कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा एक थर्ड टियर गवर्नमेंट भी ऐड किया अपने देश में, जो कि लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें हम पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के चुनाव कराते हैं। तो ये फीचर्स जोड़े गए। मतलब थर्ड टियर गवर्नमेंट का एक विशेषता ये है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है, सरकार का विकेंद्रीकरण। मतलब कि अब आप मतलब कह सकते हैं कि सरकार आपके द्वारा, सीधी सी बात है। वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, फलाना हो, ढमकाना हो, जो भी हो, अब आपके पहुँच के, मतलब आपके हाथों के सामने। आप मुखिया जी को फ़ोन करें, हाँ कर देंगे, पहचान है। मतलब प्रधानमंत्री से तो पहचान नहीं है, लेकिन मुखिया जी से पहचान है ना। और मुखिया जी मानते हैं बात। कहने का मतलब आप समझते होंगे बेहतर से बेहतर बात, जस्ट ओके। तो दीज आर सम फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, नो एक्चुअली हाँ, फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।